उपभोक्ता की संस्थिति, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये हम आज पढ़ेंगे और इस चैनल पे सभी चैप्टर्स को कवर किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के अनुसार तय किए किए गए सिलेबस के अनुसार यहाँ पर वीडियो बनाए जा रहे हैं और सभी सिलेबस के सभी चैप्टर को कवर किए जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जिसमें बीए फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। तो आने वाले दिनों में सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा ताकि आप लोगों को इकोनॉमिक्स से संबंधित सारी जानकारी समय से मिलती रहे। उपभोक्ता की संस्थिति एक महत्वपूर्ण चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इसलिए इस संबंध में आज हम इसको देखेंगे। इससे पहले कि चैप्टर शुरू किया जाए, इसके संबंध में एजम्पशन होते हैं, कुछ मान्यताएं, उसको हम देख लेंगे। मूल्य रेखा या बजट रेखा, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइस लाइन या बजट लाइन, इसको भी इसमें कवर करेंगे। बजट रेखा का विवर्तन, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन देखा जाएगा। और उपभोक्ता की संस्थिति की व्याख्या, उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। मान्यताएं, मान्यताएं इस सिद्धांत की, चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर सिद्धांत या किसी भी अन्य पेपर में कोई भी सिद्धांत दिया गया है तो उसके पहले उस सिद्धांत की व्याख्या से पहले एजम्पशन जान लेना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि उस एग्जाम्पशन पर ही सिद्धांत टिका होता है। एजम्पशन हटा लेंगे तो पूरा सिद्धांत गिर जाएगा। जैसे किसी घर की बुनियाद हटा दें, नीचे की नींव हटा दें तो पूरा घर गिर जाएगा। तो इसलिए मान्यताओं के आधार पर ही हम सिद्धांत को डेवलप करते हैं। सबसे पहली मान्यता जो है इसमें, उपभोक्ता को बाजार का पूर्ण ज्ञान है। उपभोक्ता को बाजार में कीमत क्या है किसी वस्तु की, और बाजार में मांग और पूर्ति की क्या दशाएं हैं, ये सारी चीजों का पूरा नॉलेज है। वस्तु की लागत कितनी है, इन सब चीजों का पूरा ज्ञान है उपभोक्ता को। हर बाजार में उस वस्तु की कीमत क्या क्या है, ये सारा ज्ञान उपभोक्ता को है। उपभोक्ता अपनी आय का संपूर्ण भाग निश्चित रूप से व्यय करेगा, कुछ भी बचा कर नहीं रखेगा। उपभोक्ता अपनी समग्र आय को व्यय करता है। तीसरा, सभी वस्तुएं विभाज्य हैं तथा एक समान अथवा सजातीय होमोजीनियस है। एक तीसरी मान्यता ये भी ली गई है, और हालांकि ये उतनी वास्तविक मान्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस मान्यता को यहाँ पे लेके चलते हैं। तो सभी वस्तुएं विभाज्य, हम छोटी छोटी इकाइयों में वस्तुओं को विभाज्य कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और सभी इकाइयां होमोजीनियस हैं, सजातीय हैं, मतलब एक तरह की इकाइयां हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। और चौथा मान्यता है, उपभोक्ता विवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार अपना व्यय करता है जिससे उसकी संतुष्टि अधिकतम हो। ये महत्वपूर्ण मान्यता है। हम जानते हैं कि सभी उपभोक्ता, सभी लोग इस मामले में समझदार होते हैं कि अपना खर्च, अपने जेब के पैसे को कैसे खर्च करें जिससे कि उनको अधिक से अधिक संतुष्टि मिले। तो ये हम चार मान्यताएं लेकर चलेंगे। उदासीनता वक्र का अध्ययन करते हुए और मार्शल का क्रम बद्धता सिद्धांत, उपयोगिता विश्लेषण का अध्ययन करते समय हमने देखा था कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि या संस्थिति वहां होगी जहां पर सीमांत उपयोगिता अनुपात कीमत अनुपात के बराबर होगी। आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि मार्शल कहते हैं कि उपयोगिता की माप संभव है, और वो कहते हैं कि उपयोगिता का तुलना करता है उपभोक्ता वस्तु की कीमत से। वस्तु की कीमत जितनी देता है उपभोक्ता, इसका मतलब उसके बराबर उसे, उपभोक्ता को संतुष्टि मिलने वाली है। किसी वस्तु के लिए वह 100 रुपया देता है तो इसका मतलब उसे 100 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो वह तुलना करता है किससे, मार्जिनल यूटिलिटी से, सीमांत उपयोगिता से। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और ये यहां से लिया गया है जो ये बताता है कि
सम सीमांत उपयोगिता नियम, जिसमें उपभोक्ता अपने पैसे को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु से के अंतिम इकाई से उपभोक्ता को मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए। ये एक बहुत ही अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया था कि प्रत्येक वस्तु के अंतिम इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आपस में बराबर हो जाए। उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि मान लें हम दो ही वस्तु उपभोग कर रहे हैं तो माइनॉरिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स माइनॉरिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई बराबर होना चाहिए। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनॉरिटी ऑफ एक्स अपॉन माइनॉरिटी ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि सीमांत उपयोगिता का अनुपात बराबर होगा कीमत अनुपात के। वहां उपभोक्ता संतुलन में होगा, वहां उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होगी। और ये सूत्र आप याद रखना। संस्थिति की स्थिति में दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का अनुपात दोनों वस्तुओं के मूल्य अनुपात के बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और वह अपना संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है, अर्थात अपने पैसे को इस प्रकार व्यय करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार उपभोक्ता किस अधिमान वक्र पर होगा, उसके बजट से संबंधित मूल्य रेखा या बजट रेखा के ऊपर निर्भर करेगा। तो हमने देखा था कि जब उदासीनता वक्र पढ़ रहे थे तो उदासीनता वक्र, ढेर सारे उदासीनता वक्र मैप में बहुत सारे उदासीनता वक्र या अधिमान वक्र पाए जाते हैं। तो किस अधिमान वक्र पर वह संस्थिति में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, उसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा मूल्य रेखा का स्वरूप क्या होगा या बजट रेखा कैसा होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी बजट क्या होगी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो किस उदासीनता वक्र पर इक्विलिब्रियम में होगा। यहाँ हम पढ़ेंगे मूल्य रेखा, पहले समझेंगे मूल्य रेखा या बजट रेखा, प्राइस लाइन या बजट लाइन। बजट लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह उसके आय से संबंधित होता है। उसके आय के हिसाब से बजट लाइन तैयार किया जाता है, प्राइस लाइन तैयार किया जाता है। तो बजट रेखा उपभोक्ता के आय के आधार पर दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करने वाली रेखा है जिसे वह क्रय कर सकता है। मूल्य रेखा या बजट रेखा को हम समव्यय रेखा भी कहते हैं। ठीक है, बजट रेखा, इसके तीन नाम हो गए, बजट रेखा, मूल्य रेखा और समव्यय रेखा। ये तीनों नाम याद रखना है आपने। तो इसको एक चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। माना कि उपभोक्ता केवल दो वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, वाई और एक्स की। ठीक है, वाई की कीमत मान लेते हैं कि 1 रुपया है। ठीक है, और एक्स की कीमत मान लेते हैं कि 4 रुपया है प्रति इकाई। और उपभोक्ता के पास जो आय है, इनकम है, वो कितना है, 100 रुपया है। ठीक है, तो यदि अपना सारा पैसा 100 रुपया केवल वाई पे खर्च कर दे तो जाहिर सी बात है उसे 100 वाई मिलेंगी, यानी कि 100 इकाई वाई की 100 इकाई प्राप्त होंगी और वह वाई अक्ष के इस बिंदु पे होगा, पी बिंदु पे। ठीक। अब दूसरी स्थिति लेते हैं, यदि मान लें कि उपभोक्ता अपनी समग्र आय एक्स पर खर्च करता है जिसकी प्रति इकाई कीमत 4 रुपया है। ठीक है, 4 रुपया है, तो वह एक्स की कितनी इकाइयां प्राप्त कर लेगा, 25, 25 इकाइयां अधिकतम प्राप्त करेगा और वह इस एल बिंदु पर होगा। ठीक है, एल बिंदु पर ये दो बिंदु मिल गए, यानी कि यदि वो समग्र आय वाई पे व्यय करेगा तो वो वाई की ओपी, ठीक है, वाई की ओपी या 100 इकाइयां प्राप्त करेगा। ठीक है, ओपी ये इकाई। और यदि समग्र आय अपना एक्स पर व्यय करे तो वह ओ एल या 25 एक्स की इकाइयां प्राप्त कर लेगा, अर्थात ये। लेकिन ऐसी स्थिति में y जीरो हो जाएगी। ठीक है, y की मात्रा जीरो होगी और इसमें x की मात्रा जीरो होगी। ये दो स्थितियां हैं। तो ये समझ में आ गया कि हमें दो बिंदु मिल गए। और ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि वो 100 इकाई y का दे करके x की 25 इकाई प्राप्त कर सकता है, या 25 इकाई y के दे करके के बदले x की 25 इकाई दे करके y की 100 इकाई प्राप्त कर सकता है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इन दो बिंदुओं को P और L
ये दो बिंदु हमें जो प्राप्त हुए, इन दो बिंदुओं को मिला दिया जाए तो हमें ये जो रेखा प्राप्त होगी, यह रेखा ये बताएगी कि इसके किसी भी बिंदु पर कुछ मात्रा x y की कुछ मात्रा x की व्यक्त होगा, और ये 100 रुपया में प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे P बिंदु 100 रुपये में प्राप्त हो जा रहा है जहां x की मात्रा 0 हो जा रही है, जैसे L बिंदु प्राप्त हो जा रही है 100 की मात्रा में 25 इकाई, जहां y 0 हो जा रहा है। इसके इन दोनों के बीच की स्थिति की कुछ मात्रा y की कुछ मात्रा x की भी प्राप्त होगी, हो सकती है वो इन दोनों बिंदु के बीच किसी आ, रेखा पर, जहां उपभोक्ता को कुछ, जैसे हम एक उदाहरण लिए हैं, ए पर y की 80 और x की 5 इकाई, जब आप खर्च को जोड़ेंगे तो 100 रुपया प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। और इसी प्रकार ई पर 20 इकाई y की और 20 इकाई x की, जहां पर आप खर्च निकालेंगे तो यहाँ भी 100 रुपया व्यय को दिखाएगा। इसलिए इसको हम कहते हैं समव्यय रेखा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? समव्यय रेखा, समव्यय रेखा। ठीक है, तो ये लाइन बजट लाइन कहलाएगी। ठीक है, बजट लाइन या प्राइस लाइन, इस प्रकार हम प्राइस लाइन को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए चित्र में 100 y तथा 25 x को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींची जाए तो जो रेखा प्राप्त होगी उसे मूल्य रेखा या बजट रेखा कहा जाएगा। यह रेखा x तथा y के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जिन्हें क्रय करने पर उपभोक्ता द्वारा किया जाने वाला व्यय हमेशा समान होगा। तो पता चल गया, ये PL बजट लाइन हम प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको न्यूमेरिकल समझ लेंगे, मैथमेटिकली, थोड़ा सा, ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है। बजट रेखा का स्लोप ज्ञात करेंगे, ठीक है, ताकि हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ सके। स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन कैसा होगा? तो ओपी अपॉन ओएल। ठीक है, ओपी ये हो गया, ये बजट लाइन था, ओपी अपॉन ओएल। जाहिर सी बात है, जब हम स्लोप निकालेंगे बजट लाइन का, ये बजट लाइन है, स्लोप निकालेंगे बजट लाइन का, तो बजट लाइन का स्लोप निकालने के लिए ओपी अपॉन ओएल, जरा भी मैथमेटिक्स आता होगा तो आप समझ जाएंगे, ओपी अपॉन ओएल हो जाएगा। यदि हम मान लें कि आर इनकम को व्यक्त करता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समग्र आय व्यय कर देगा तो x गुणा पी एक्स, एक्स की इकाइयों में x की कीमत से गुणा कर दें तो x पर किया जाने वाला व्यय प्राप्त हो जाएगा, और y की मात्रा पर y की कीमत से गुणा कर दें तो y पर कितना व्यय हुआ वो पता चल जाएगा, और इन दोनों के व्यय को जोड़ दिया जाए। जैसे मान लो कि वो ई बिंदु को चुनता है जहां 20y और 20x प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसको हम निकाल लेंगे। मान लो ये R है, तो x की 20 इकाई और कितनी कीमत है? तो 4, प्लस y की 20 इकाई, कितनी कीमत है? 1। तो इसको लिख देंगे 80 ये हो जाएगा, प्लस 20 ये हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 100 के। ठीक है, यही सूत्र के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, तो R इक्वल टू ये सूत्र हम लेके चलेंगे। यदि x जीरो करता है, वो x की मात्रा जीरो करता है, सारा पैसा मतलब y पे खर्च करता है, तो y की अधिकतम मात्रा कितनी क्रय करेगा? वो OP चित्र में दिख रहा है, OP अधिकतम, x जीरो हो जाएगा तो y की अधिकतम OP। और इसी प्रकार यदि y की मात्रा जीरो कर दे तो x की कितनी मात्रा अधिकतम क्रय क्रय करेगा? OL चित्र में देखिए, OL 25 इकाई, अभी पिछले स्लाइड में दिखाए थे। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन ओपी अपॉन ओएल लिख सकते हैं, और इसको ओपी अपॉन ओएल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपी इक्वल टू वाई की कितनी मात्रा खर्च करेगा, क्रय करेगा? आर अपॉन पी वाई। ठीक है, ओपी इक्वल टू आर अपॉन पी वाई। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इस सूत्र को जब हल करेंगे तो ये जब x जीरो हो जाएगा तो ये टोटल जीरो हो जाएगा x की में, और बचेगा क्या? तो y की मात्रा इक्वल टू, y की कितनी मात्रा करेगा? तो y इक्वल टू आर अपॉन पी वाई। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, आर अपॉन पी वाई प्राप्त होगा। तो आर अपॉन पी वाई को हम ओपी की जगह पे रख सकते हैं, यहाँ पे रख दिया है हमने, और
यदि y की मात्रा 0 हो जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और x की कुल जो मात्रा है वो ज्ञात होगा, तो वो r अपॉन पी वाई पी एक्स हम प्राप्त कर लेंगे। तो OL की मात्रा, ठीक है, r अपॉन पी एक्स से दिखाएगा। अब इस सूत्र को हम हल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, r अपॉन पी वाई इंटू पी एक्स अपॉन आर। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब ये ध्यान रखना कि बजट रेखा का ढाल, ठीक है, या कीमत रेखा का ढाल या प्राइस लाइन का ढाल क्या किसके बराबर होगा, पी एक्स अपॉन पी वाई के। ठीक, बस इतना ही यहाँ पे समझना था। अब मार्शल के समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करते समय हम अभी पिछले स्लाइड में व्याख्या किए कि उपभोक्ता संस्थिति की स्थिति में वहां होगा या उसे अधिकतम संतुष्टि वहां प्राप्त होगा जहां पे सीमांत उपयोगिता अनुपात कीमत अनुपात के बराबर हो। बिल्कुल ठीक। हम जानते हैं कि जब उदासीनता वक्र या अधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़े थे कि उदासीनता वक्र का ढाल सीमांत उपयोगिता अनुपात को बताता है, और अभी अभी हमने देखा कि बजट रेखा का ढाल कीमत अनुपात को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका वो फुल फॉर्म दिखाया गया है, मतलब उस चीज को समझाया गया है। माइनॉरिटी ऑफ एक्स अपॉन माइनॉरिटी ऑफ वाई, यानी कि सीमांत उपयोगिता का अनुपात क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व या एमआरएस। ठीक है, एमआरएस भी इंडिफरेंस कर्व का स्लोप दिखाता है। ये हमने इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक में पढ़ा रखा है। और अभी हमने देखा कि कीमत अनुपात पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई व्यक्त करता है बजट लाइन का ढाल। तो ये हम अभी देख लिए। अब इसको हम देखेंगे अधिमान वक्र या उदासीनता वक्र का ढाल एमआरएस व्यक्त करता है, अभी हमने ऊपर देखा, और दोनों वस्तुओं के बीच सीमांत उपयोगिता अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तथा मूल्य रेखा या बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं के मूल्य अनुपात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब हम इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। इसके पहले थोड़ा हम बजट लाइन में शिफ्टिंग को देख लें। बड़ा इंटरेस्टिंग ये कंसेप्ट है, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन या प्राइस लाइन कीमत रेखा या मूल्य रेखा। ठीक है, इसमें शिफ्टिंग कैसे होता है, दो कारणों से होता है। पहला, मूल्य में परिवर्तन के कारण बजट लाइन में शिफ्टिंग हो सकता है। ठीक है, मूल्य में परिवर्तन के कारण कैसे बजट लाइन में शिफ्टिंग होगा, इसको हम इस चित्र में दिखाए हैं। मान लो कि बजट लाइन प्रारंभ में पी एल है। ठीक है, पीएल बजट लाइन है। अब यदि एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, ठीक है, मूल्य में परिवर्तन के कारण हमने कहा, तो यदि एक्स वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो जाए, यानी कि एक्स वस्तु के कीमत में कमी हो जाए, तो क्या होगा, एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर जो स्लोप है बजट लाइन का वो कम हो जाएगा, और ये बाहर की ओर शिफ्ट होकर के पी एल वन हो जाएगी, ये लाइन ये हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स की कीमत में कमी होती जाएगी, बजट लाइन बाहर की ओर खिसकती जाएगी, इस प्रकार से कुछ होती जाएगी। अब निर्भर करेगा कि कितना खिसकेगी, एक्स की कीमत में कितना कमी हो रहा है, इस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो मूल्य में परिवर्तन के कारण बजट लाइन में परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार से यदि हम वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन करें, तो यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेंगे और इसको हम ऊपर नीचे वाई अक्ष पर खिसकाएंगे, तो वो वाई के संदर्भ में बजट लाइन में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसके उल्टा यदि कीमत में वृद्धि हो जाए, एक्स की कीमत में वृद्धि हो जाए, तब क्या होगा, तो बजट लाइन अंदर की ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि यदि एक्स की कीमत में कमी हो रही है तो उसका बजट रेखा बढ़ रहा है, बजट लाइन बढ़ रहा है, यानी कि बजट का जो दायरा है, एरिया है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, त्रिभुज बड़ा हो रहा है। और यदि कीमत में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो बजट लाइन अंदर की ओर शिफ्ट हो रही है, यानी कि उसका त्रिभुज कम हो रहा है, यानी कि उसका बजट सिकुड़ रहा है। तो इस चीज को समझ सकते हैं
कि जब कीमतें बढ़ती हैं वस्तुओं की तो लोगों के बजट क्या होते हैं, कम होते हैं, सिकुड़ते हैं, खरीदारी कम होती है। और जब बजट उनका बढ़ता है अर्थात कीमत कम होती है तो बजट एरिया उनका बढ़ता है। ठीक है। तो जैसे जैसे आ, वस्तु महंगी होती जाएगी, बजट रेखा अंदर की ओर शिफ्ट होगी, जैसे जैसे वस्तु सस्ती होगी बजट रेखा बाहर की ओर शिफ्ट होगी। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये अक्सर दिमाग से भूल जाता है। तो मूल्य में परिवर्तन के कारण बजट रेखा बदल सकती है। दूसरा कारण है आय में परिवर्तन। ठीक है, अब मूल्य स्थिर है और आय में परिवर्तन होता है तो बजट रेखा बदल सकता है। चेंज इन इनकम। ठीक है, चेंज इन इनकम। तो आय में परिवर्तन के कारण भी बजट रेखा बदल सकता है। कैसे? तो आय में परिवर्तन होगा तो बजट रेखा बाहर की ओर खिसकेगा, और यदि आय में आ, कमी होगी तो बजट रेखा अंदर की ओर शिफ्ट शिफ्ट होगी, और आय में वृद्धि होगी तो बजट रेखा बाहर की ओर शिफ्ट होगी। और बजट रेखा एक दूसरे के समानांतर होंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि बजट रेखा P1 है और PL, P1 PL बजट रेखा है। आय में वृद्धि होगी तो बिल्कुल पैरेलली बाहर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, PL हो जाएगा। और वृद्धि होगी तो P2 L2 हो जाएगा। और लेकिन ये बजट रेखा या मूल्य रेखा एक दूसरे के समानांतर ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि प्राइस अनुपात, प्राइस रेशियो नहीं बदल रहा है। पी एक्स अपॉन पी वाई नहीं बदलेगा, यानी कि कीमत अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए बजट रेखा पैरेलल ऊपर की ओर शिफ्ट होगा। इसके उल्टा यदि इनकम में कमी होती है, ठीक है, इनकम घटता है तो बजट रेखा अंदर की ओर सिकुड़ेगी, यानी कि यहाँ भी उसका जो बजट एरिया है वो सिकुड़ जाएगा। जैसे ही उसकी इनकम कम होगी तो उसके लिए कम ऑप्शन उपलब्ध होंगे, यानी कि कम मात्राएं उपलब्ध होंगी। और यदि उसकी आय बढ़ती है तो उसके लिए अधिक मात्राएं उपलब्ध होंगी। तो ये दो कारण है जिससे कि बजट लाइन खिसकता है, शिफ्ट होता है। आय में परिवर्तन के कारण शिफ्ट होगा और कीमत में परिवर्तन के कारण शिफ्ट होगा। अब उपभोक्ता के संस्थिति की ओर आते हैं। इसके पहले हम उपभोक्ता की संस्थिति की शर्तें देख लेते हैं कि क्या क्या शर्तें हैं जहां पे उपभोक्ता की संस्थिति होगी। ठीक है, पहला शर्त है दोनों वस्तुओं के बीच सीमांत उपयोगिता का अनुपात तथा दूसरे वस्तुओं के तथा दूसरा दोनों वस्तुओं के बीच मूल्य अनुपात बराबर हो। ये हमने अभी कंडीशन देखा कि जो सीमांत उपयोगिता अनुपात है वह उदासीनता वक्र के ढाल को बताता है, और जो कीमत अनुपात है यह बजट रेखा के ढाल को बताता है। और ये दोनों बराबर होंगे प्रतिस्थापन के सीमांत दर से। ये हमने पढ़ रखा है उदासीनता वक्र का, जब स्लाइड पढ़ रहे थे, वीडियो पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है संस्थिति की स्थिति में अधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। ये ध्यान रखिएगा, तभी ये कि ये शर्त तभी पूरी होगी, अर्थात एम आर एस इक्वल टू माइनॉरिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन माइनॉरिटी ऑफ वाई। ये शर्त तभी पूरी होगी जब दूसरी शर्त कंप्लीट होगी। तीसरा है संस्थिति की स्थिति में बजट रेखा अधिमान वक्र को स्पर्श करता है, क्योंकि संतुलन वहां होता है जहां उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। हर उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है और वो अपने उपभोग को अधिकतम करना चाहता है। इसलिए वह वहां पर संतुलन में होगा जहां पर उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, और उसे अधिकतम संतुष्टि वहां पर मिलेगी जहां पर बजट रेखा अधिमान वक्र को स्पर्श करती है या करेगी। कैसे, इसको हम इस चित्र में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चित्र में उदासीनता वक्र और बजट रेखा को एक साथ लिया गया है। बजट रेखा आपका, बजट रेखा पी एल है, दिखाया गया पी एल से। और यहाँ उदासीनता वक्र मैप को दिखाया गया है। उदासीनता वक्र IC1, IC2, IC3 हम जानते हैं कि IC4 हम जानते हैं कि उदासीनता वक्र यहाँ ढेर सारे होते हैं। और उदासीनता वक्र जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं ऊंचे संतुष्टि को, अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। तो पीएल का ढाल ओपी अपॉन ओएल दोनों वस्तुओं के बीच मूल्य अनुपात को प्रदर्शित करेगा। IC4 उपभोक्ता के क्रय सीमा के बाहर है, तो ये ऐसे ही बाहर हो गया क्योंकि उसके बजट के बाहर है, बजट लाइन के बाहर है। ठीक है,
और अधिमान वक्र मानचित्र पर प्रदर्शित अन्य सभी अधिमान वक्रों को वह प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके बजट लाइन के अंदर है, उसके बजट के अंदर है। तो इस प्रकार उपभोक्ता का संतुलन इन्हीं किसी बिंदुओं पर होगा, जैसे पी, टी, ई, सी, डी, ये सारे बिंदु वो प्राप्त करने की स्थिति में है, वो बजट लाइन के उसके ऊपर है। तो इस सीमा के भीतर जिस बिंदु पर उसकी उपयोगिता अधिकतम होगी, उस बिंदु पर वह स्थिति में होगा या संतुलन में होगा, अर्थात उस बिंदु पर उसे अधिकतम संतुष्टि मिलेगी जहां पर संतुलन में होगा। पीएल बजट रेखा नीचे बाईं ओर त्रिभुज ओपीएल बजट क्षेत्र है, जिसमें प्रदर्शित सभी बिंदु उपभोक्ता के क्रय सीमा में हैं। अब एक चीज ये ध्यान रखना कि पी बिंदु पर उसका संतुलन क्यों होगा, पी बिंदु पर उसका संतुलन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पी बिंदु स्थित है आईसी 1 के, उदासीनता वक्र 1 के, जबकि आईसी 2 पर स्थित टी बिंदु उससे अधिक संतुष्टि को दिखा रहा है, क्योंकि आईसी 2 आईसी 1 के ऊपर स्थित है। ठीक। लेकिन एक ई बिंदु है, यह भी इसके बजट रेखा पर ही है, और यहाँ ये IC3 यानी कि उससे भी ऊंचे वक्र पर स्थित है, अर्थात ऊंचे संतुष्टि के स्तर को व्यक्त कर रहा है। तो वह P पे भी नई संतुलन में जाएगा, T पर भी नई संतुलन पे जाएगा। वो किस संतुलन पे जाएगा? E पर संतुलन पे जाएगा, क्योंकि C और D ऑलरेडी नीचे वाले उदासीनता वक्र पे हैं, जो कम संतुष्टि के स्तर को दिखा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि टी बिंदु, पी बिंदु या सी या डी बिंदु पर जो संतुलन की शर्त है, अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई विल नॉट बी इक्वल टू प्राइस रेशियो, इसके बराबर नहीं होगा, और ये सीमांत उपयोगिता अनुपात के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये इसके स्लोप अलग अलग है। उदासीनता वक्र का स्लोप ज्यादा है और कीमत लाइन का स्लोप कम है। तो ये दोनों बिंदु चारों बिंदुओं पर नहीं है। केवल ई बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां पर जो उपभोक्ता है उसकी संतुलन की शर्तें पूरी होती हैं ई बिंदु पर। ठीक है। जहां पर जो एमआरएस है वो प्राइस रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई, और ये बराबर होगा सीमांत उपयोगिता अनुपात के, जो हमने संतुलन की शर्तों को लिया था। ठीक है। तो इस प्रकार ना तो पी बिंदु पे संतुलन में होगा, ना तो टी बिंदु पे, और ना ही सी बिंदु पे, ना ही डी बिंदु पे। वह संतुलन में कहाँ होगा? ई बिंदु पर इक्विलिब्रियम में होगा, जहां पे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, और यहाँ संतुलन की सभी शर्तें पूरी होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है और प्राइस लाइन को स्पर्श कर रहा है। ये दो मुख्य मान्यताएं थी, शर्तें थी। तो ये ई बिंदु पर स्पर्श भी कर रही है, और दोनों की के स्लोप ढाल यानी कि उदासीनता वक्र का ढाल जो कि एमआरएस व्यक्त करता है, और कीमत रेखा का ढाल जो कि कीमत अनुपात को व्यक्त करता है, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और तभी उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। थैंक्स।